नाराज क्यों हो, क्या उम्मीदें थम सी गई हैं? तुम हताश क्यों हो, तुम निराश क्यों हो, तुम पहले से ज्यादा उदास क्यों हो? क्या बात। कल फिर सवेरा होगा, उम्मीद मत छोड़ो, तुम फिर शिखर पर होगे, अपना ख्वाब मत तोड़ो। क्या बात कर्म पथ पर चलते रहो, तुम्हारा परचम लहराएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब फिर तुम्हारा राज आएगा। डिजिटल गैजेट्स का मिसयूज भी कर रहे हैं लोग, है ना? अच्छा। तो दोनों पहलू हैं। तो जो लोग मिसयूज कर रहे हैं वो कंपटीशन को कम कर दे रहे हैं, और जो मिसयूज नहीं कर, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही स्तर है। ये कहिए कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं थोड़ी। कि जैसे पहले आप सोचिए कि अगर आपको कोई प्रश्न का जवाब ढूंढना हो तो किताबें ढूंढनी पड़ती थी, या कोई सीनियर से पूछना पड़ता था कि ये सवाल का क्या जवाब है। तो अब आप उसको आसानी से जो है गूगल पे सर्च कर आईएएस के लिए प्रयास करना चाहते हैं, उनको पहले दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो कि आपका लक्ष्य निर्धारण हो, कि आप एक लक्ष्य बनाएं और उसी के प्रति प्रयासरत रहें। दूसरा, अपने प्रयास में ईमानदार रहें। कहते हैं कि ईमानदारी किसी और से नहीं होती है, ईमानदारी खुद से होती है। और ईमानदारी हर एक उस चीज़ के लिए होनी चाहिए जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं। तो आईएएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो खुद से ईमानदार रहें। आप जितना भी घंटे पढ़ रहे हैं, ईमानदारी में अलग अलग टाइम है। अगर आप रोज़ 8 घंटे पढ़ते हैं तो अगर एवरेज, मतलब एक मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो 11-12 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। वह पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हूँ, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हों। इस समय हमारी मौजूदगी है सकरदहा गांव में, अयोध्या मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर। प्रखर, जैसा कि नाम माता पिता ने बहुत सोच के रखा था, बहुत एनालिसिस करके रखा था, प्रखर आज आईएएस बन चुके हैं, और वो भी दूसरे अटेम्प्ट में। गांव की प्रतिभा ने एक बार फिर लोहा मनवाया है। हम प्रखर जी के पास हैं, चूँकि मीडिया का बहुत बड़ा दबाव है, अभी बहुत लोग साक्षात्कार करने आए हैं। यूपीएससी का रिजल्ट, आईएएस का रिजल्ट जो कल निकला है, गांव की प्रतिभा ने क्रैक किया है। ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है अभी तो। है? बढ़िया लग कैसे सूचना मिली पहले आपको? रिज़ल्ट टेलीग्राम पे आता है, मतलब टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो पता चल जाता है कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो वहीं से मैंने देखा रिज़ल्ट जी अपना। जी जी जी। अब शुरुआत में करता हूँ, फैमिली बैकग्राउंड अपना बताएं। जी, मेरे मतलब जो बाबा थे वो प्राथमिक शिक्षक थे। उसके बाद मेरे पिताजी जो है एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज में प्राचार्य के पद पे हैं, इलाहाबाद में। जी 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 जी। हाँ। तो आपके जो है एजुकेशनल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? शुरुआती पहले मैं गांव में था, तो क्लास सेकंड तक मैं यहीं पढ़ा हूँ, गांव के स्कूल पे जो है गजाधर सिंह करके है, यहाँ हरैया में एक स्कूल है। अच्छा, गांव से पढ़े? क्लास सेकंड तक। उसके बाद फिर मैं प्रयागराज चला गया, वहाँ से मैंने अपना 10th और 12th किया, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की, और उसके बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, पीसीएम था क्या था? हाँ, पीसीएम था मेरा। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ऑप्शनल जो रखा वो क्या रखा? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य रखा मैंने। मेरे पापा बेसिकली हिंदी साहित्य के ही अध्यापक रहे हैं, तो इसीलिए मैंने हिंदी साहित्य लिया। देखिए, गृह शिक्षा को जो लोग कम करके आते हैं आज के समय में, लेकिन जो माता पिता पहली शिक्षा देती हैं वो इतनी मजबूत होती है कि उसके सामने जो हमारे यहाँ भी और भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी वैकल्पिक विषय हैं, सारे फेल हो जाते हैं। सर, मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको कि आईएएस बना जाए? नौकरियाँ बहुत हैं और ऐसे परिवेश से आप उठे थे, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बचपन से ही थोड़ा रुझान था, मतलब यहाँ आसपास में लोगों की समस्याओं को देख के एक था कि मतलब कि कैसे ये समस्याएं सॉल्व की जा सकती हैं। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इस नौकरी के बारे में पता चला और रुझान बढ़ता ही गया। तो अंत में यही डिसाइड किया कि यही नौकरी करनी है और इसी के माध्यम से लोगों की सेवा करनी है। लेकिन मान लीजिए, अगर सपोज़ कि बहुत बड़ा बयाना आपने ले लिया, चूँकि आईएएस जब आईक्यू लेवल इतना हाई हो जाता है कि जब असफलता मिलती है तो किसी लायक नहीं रह जाता है आज के समय में, तो आपने बहुत बड़ा बयाना लिया। निश्चित तौर पे मुझे असफलता भी मिली थी। पहले अटेम्प्ट में जो है मैंने इंटरव्यू तक गया था मैं, लेकिन वहाँ मेरा चयन नहीं हो पाया था 21 नंबर से। तो फिर दूसरे प्रयास में खुद को बांध के, क्योंकि एक बार ही वहाँ तक जाके लौटा हुआ आदमी फिर ये लगने लगता है शायद मैं बना ही नहीं हूँ इसके लिए। जी। तो दूसरे प्रयास में खुद को उस तरह से बांध के तैयारी करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। अपने को मोटिवेट किया, ये तो आपके लिए बहुत विकट परिस्थिति रही होगी वहाँ तक पहुँचने के बाद हारना। कहते हैं कि जब मंजिल को अपना मान लिया तो फिर रास्ता क्या देखना है। क्या तो बात है, क्या फिर बात। उसी हिसाब से जो है मतलब यही था कि करना यही है, और जब तक अंदर साहस है और मेरा अटेम्प्ट है तब तक मुझे यही तैयारी करनी है और कैसे भी करके निकालना है। तो कहाँ चूक हुई थी आपको इंटरव्यू में? इंटरव्यू में कुछ कम नंबर रह गए थे, कुछ पता नहीं कुछ तो रहा होगा, चूँकि मेरे साइड से कुछ, शायद भाग्य के साइड से कुछ, जो भी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से कम रह गया था। बाकी फिर अच्छा, इंटरव्यू की बात आपने की, तो साक्षात्कार के समय आप कहाँ
पर कंफर्ट नहीं थे? कौन सा ऐसा प्रश्न ऐसा था जिसने आपको परेशान किया? प्रश्न कुछ खास ऐसे नहीं थे। प्रश्न ज़्यादातर मतलब जैसे एक टिपिकल यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वहाँ ज़्यादातर कहते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। पर जब पिछली बार मैं इंटरव्यू दे रहा था तो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे और फिर उसमें आप कितना भी पढ़ के जाएँ तो कुछ ना कुछ फैक्चुअल में आप फंसते ही हैं। और उसके अलावा बोर्ड का मतलब जैसे अलग अलग बोर्ड होते हैं तो उन पर भी निर्भर करता है कि कैसे मार्क्स देते हैं। तो मेरा शायद ऐसा बोर्ड था जिसमें कम, और भी जो मेरे साथ के बच्चे थे उनका भी उस बार नहीं हुआ था। तो जो भी रहा हो तो अभी इस साल वैकल्पिक विषय एक तो हिंदी साहित्य था, दूसरा क्या था? एक ही अब वैकल्पिक विषय। अच्छा, अब तो वैकल्पिक एक हो गया जी, ना? जी, जी। अच्छा, प्रीलिम्स प्रीलिम्स में तो अब केवल जीएस और सीसैट रहता है, तो सीसैट क्वालिफाइंग होता है और जीएस जो है जीएस में मार्क्स जो आते हैं उसी पे कट ऑफ बनती है। ये बताइए कि जीएस कैसे आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, वो भी ग्रामीण परिवेश से निकला जो बच्चा हो उसके लिए? यूपीएससी में जैसे कि यूपीएससी का सिलेबस है एक, और इसके अलावा अब ऑनलाइन कोचिंगें भी हैं। जैसे मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ली थी तो सिलेबस और ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। और इस एग्ज़ाम में मतलब वैसे तो बहुत कुछ है सिलेबस में, लेकिन कट ऑफ जो है 45-50% ही रहती है। तो उस हिसाब से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे संबंधित अगर पढ़ाई करेंगे तो आसान है, इतना कठिन नहीं है। आप इस समय जो डिजिटल गैजेट्स आ गए हैं, सोशल मीडिया इस समय हावी है, और उससे आप बच इसलिए नहीं सकते हो कि अच्छे अच्छे मैटर उसी पे मिल रहे हैं, अवेलेबल ही हैं। तो आपने कैसे अपने को संभाला कि इस पे गलत रास्ते भी हैं, सही भी रास्ते हैं? निश्चित तौर पे हर चीज़ का एक दो पहलू होते हैं, सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं, तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और जब आप एक बड़ी तैयारी के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको काम ही बाद में बैलेंस बनाना ही है, तो ऐसे में आप अगर अभी इन सब चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो फिर आप कैसे आगे भी प्रोसीड नहीं कर पाएंगे इस नौकरी में भी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि जो मेरा मुहिम है, जैसे मुझे इतना टारगेट रोज़ कंप्लीट करना है तो उतना टारगेट कंप्लीट किया, उसके बाद फिर अगर सोशल मीडिया चलाना है तो उसके बाद चलाया सोशल मीडिया। कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस रही और कौन सी कोचिंग की आपने? कोचिंग की मेरे केस में भूमिका रही है, क्योंकि मार्गदर्शन की कमी थी तो इसलिए कोचिंग की ज़्यादा भूमिका रही है। तो मैंने PW ओनली IS की ऑनलाइन कोचिंग ली थी। मैं वहीं प्रयागराज में रहता था, ऑनलाइन कोचिंग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करता था। कहा तो जाता है इसमें प्रयागराज थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, कुछ लोगों के मुंह से सुना है, लोग दिल्ली भाग रहे हैं सिविल की तैयारी के लिए, लेकिन आपने प्रयागराज ही चुना दिल्ली के लिए। फाइनेंशियल इशू आपके सामने था कि आप प्रयाग में आप कंफर्ट थे? दोनों ही चीज़ें थी। दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले तो बहुत ज़्यादा है और इस तैयारी में एक्चुअली आपको नहीं पता चलेगा कि कितना साल लगने वाला है। तो एक तरह से हर साल का जो है 4-5 लाख रुपए का बर्डन है पहले तो। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जब से ऑनलाइन माध्यम आया है तब से जो है कोचिंगें, मतलब जो कंटेंट आपको दिल्ली की कोचिंगें हैं वो प्रयागराज में भी डिलीवर हो रही हैं ऑनलाइन के थ्रू, या कहीं भी आप अपने गांव में भी वो कंटेंट पा सकते हैं। तो इसलिए अब जगह की कोई समस्या नहीं है, बस आपके अंदर उस चीज़ के लिए रुझान होना चाहिए। 3 फेज़ होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तीनों फेज़ की अब उनके लिए मैं आपसे बात करूंगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल की। प्री, मेंस और इंटरव्यू की आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी तैयारी की? सबसे पहले तो जब आदमी शुरू करता है तो उसको लगता है सबसे बड़ा हर्डल प्री है, पर एक्चुअली मतलब इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेंस की है। तो जब मैंने शुरू की तैयारी तो प्री और मेंस को साथ में लेके चलता था कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ा उससे संबंधित कुछ लिख लिया। और सबसे ज़्यादा जो क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा 3 घंटे में आपको 20 प्रश्नों के आंसर लिखने होते हैं और बहुत सोच के लिखना होता है और वो भी जल्दी सोचना होता है, तो इसलिए लिखावट की अभ्यास होनी चाहिए। तो मैं हमेशा जो भी पढ़ता था वो लिख के ही पढ़ता था, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता था। और प्रीलिम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस लगा लिए तो उससे फ़ायदा होता था। नहीं, इंटरव्यू जैसे पर्सनालिटी टेस्ट होता है, चूँकि ग्रामीण परिवेश से आप उठे थे, संस्कारों का और आजकल पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण लग चुका है, पर्सनालिटी में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपने कैसे अपने को मैनेज किया? पर्सनालिटी आपकी जो संस्कारों ने बनाई है उससे काफ़ी अच्छी रहती है, और वहाँ पे मतलब वो जेन्युइननेस देखते हैं। उनको बहुत वो नहीं चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी, वैसे कि वो कैब आपकी बहुत अच्छी हो, अच्छी इंग्लिश बोलते हो। इससे ज़्यादा वो देखते हैं एक कैंडिडेट कितना जेन्युइन है और क्या उसमें जो सिविल सेवा की जो मूल भावना है लोक सेवा की, वो उसके अंदर समाहित है कि नहीं। तो यही पर्सनालिटी टेस्ट में देखा जाता है। अगर निश्चित ही आप अगर अपने अंदर वो भावना लेके चल रहे हैं कि मुझे समाज का कल्याण करना है, तो आपकी पर्सनालिटी इस सर्विस के लिए बिल्कुल एप्ट है। बहुत बड़ा बयाना है, कह सकते हैं IAS आज के समय में। तो क्या अगर आपका न होता IAS में तो आप क्या करते? क्या प्लान B भी कुछ था आपके साथ?
बिल्कुल, अभी मैंने प्लान भी शुरू भी कर दिया था। अच्छा, पहले से ही हताश हो गए थे? नहीं, बस इसलिए ताकि मुझे कभी ये ना लगे कि मेरे पास प्लान मतलब मेरे प्लान ए में कोई दिक्कत आएगी, ताकि वो जो एक होता है ना कि ये नहीं होगा तो क्या करूँगा। तो मैंने वो करके रख दिया कि पहले से ही मेरे पास है कि मैं कुछ नहीं होगा तो भी आराम से निकल जाएगा। तो अभी जैसे इस साल मैं एक कोचिंग से जुड़ गया हूँ, तो मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ पीसीएस मेंस के लिए और यूपीएससी मेंस के लिए। हाँ। इथिक्स और इसका एससी की तैयारी कैसे किया? इथिक्स की तैयारी के लिए पहले तो इथिक्स में भी वही काम करता है कि जो आप समाज में देख रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना होता है, और अच्छी चीज़ें समाज की क्या हैं और समाज में किन अच्छी चीज़ों की आवश्यकता है, इथिक्स उसी को बताती है। तो इथिक्स के लिए मैंने वैसे तो नोट्स पढ़े थे, इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल मुझे रियल लाइफ से मिलता था, जैसे अभी मेरे हरैया में ही शायद 4-5 साल पहले एक एसडीएम थे प्रेम प्रकाश मीणा जी, तो वो न्याय आपके द्वार करके एक इनिशिएटिव लाया था उन्होंने, जहाँ पे डोर टू डोर जाके केसेस देखते थे, वो कौन से केसेस पेंडिंग है और उनको सॉल्व करते थे। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे डीएम अनुज कुमार गर्ग थे वहाँ पे, अनुज कुमार झा सॉरी, बुंदेलखंड साइड में, तो उन्होंने वहाँ की समस्याओं के लिए एक किसान की जो समस्याएं थी, बहुत सूखा उखा पड़ता था, तो उन्होंने आग्रह किया कि 1/10 भाग अपनी ज़मीन का जो है तालाब बना दीजिए, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ वहाँ के किसानों का। तो जो ऐसे एग्जाम्पल्स होते थे वो हमेशा इंस्पायर करते थे मुझे, और उन्हीं को मैंने अपने पेपर्स में भी यूज़ किया, तो काफ़ी जेन्युइन लगा पेपर। कैसे स्टूडेंट थे, पढ़ने में कैसे थे जो आपका एकेडमिक पहले का रहा? पढ़ने में वैसे ठीक ठाक स्टूडेंट थे, मतलब जैसे मेरे 10th में जो है, टॉपर थे कि ठीक ठाक थे? अब ये तो मैं अपने से नहीं बता सकता। भाई देखिए, आजकल दो होता है, कंपटीशन में सामान्य कोई माने नहीं रखता है। हाँ, जो मतलब सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, क्या एक कल्पना कर सकते हैं हम कभी सफल होंगे? बिल्कुल, ये मतलब अगर कोई इस देश में कोई एग्ज़ाम है जहाँ पे केवल मेहनत की ज़रूरत होती है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आएँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आईएएस का एग्ज़ाम है। जो भी निरंतर लगा रहेगा इसमें, वो कुछ भी मतलब एकदम सामान्य से अति सामान्य हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका बहुत आराम से निकलेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम मेहनत और लगन का है। डिजिटल गैजेट्स आने से क्या आप मानते हैं कंपटीशन टफ होता जा रहा है? नहीं, बहुत टफ तो नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे डिजिटल गैजेट्स का मिसयूज़ भी कर रहे हैं लोग, है ना, तो दोनों पहलू हैं। तो जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं वो कंपटीशन को कम कर दे रहे हैं, और जो मिसयूज़ नहीं कर, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही स्तर है, ये कहिए कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं थोड़ी, कि जैसे पहले आप सोचिए कि अगर आपको कोई प्रश्न का जवाब ढूंढना हो तो किताबें ढूंढनी पड़ती थी, या कोई सीनियर से पूछना पड़ता था कि ये सवाल का क्या जवाब है। तो अब आप उसको आसानी से जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी से आप आंसर्स लिखवा सकते हैं, अपने आंसर्स इनफैक्ट कॉपी जचवा सकते हैं उससे। तो ऐसी सारी सुविधाएं आई हैं जिससे कहीं ना कहीं छात्रों को मदद मिल रही है। जी, ये बताएं कि मैसेज आप उन छात्रों के लिए दीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की कल्पना कर रहे हैं। देखिए, जो भी आईएएस के लिए प्रयास करना चाहते हैं उनको पहले 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो कि आपका लक्ष्य निर्धारण हो, कि आप एक लक्ष्य बनाएं और उसी के प्रति प्रयासरत रहें। दूसरा, अपने प्रयास में ईमानदार रहें। कहते हैं कि ईमानदारी किसी और से नहीं होती है, ईमानदारी खुद से होती है, और ईमानदारी हर एक उस चीज़ के लिए होनी चाहिए जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं। तो आईएएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो खुद से ईमानदार रहें। आप जितना भी घंटे पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पढ़ें, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को दिखाने के लिए करना भी नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हैं। आप लोक सेवा की भावना रखें अंदर, और निश्चित रूप से एकाग्र होकर प्रयास करें तो निश्चित सफलता मिलेगी। 2 पॉइंट भूल गया, उसको बाद मैंने, एक लोगों के मन में धारणा रहती है, हालांकि उस क्वेश्चन को मैं चवन्नी का मानता हूं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, लेकिन फिर भी लोगों का सवाल है, इसलिए आपसे इसका जवाब चाहेंगे। देखिए, इस तैयारी में अलग अलग टाइम है। अगर आप रोज़ 8 घंटे पढ़ते हैं तो अगर एवरेज, मतलब एक मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो 11-12 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर आप 4 घंटे पढ़ेंगे तो वो टाइम डबल हो जाएगा, अगर आप 12 घंटे पढ़ेंगे तो टाइम और कम हो जाएगा। लेकिन ये पूरा ईमानदारी से पढ़ना है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि रोज़ एक कंसिस्टेंटली पढ़ें। भले मान लीजिए कि 8 घंटा पढ़े, अगले दिन आपको कहीं जाना पड़ गया तो कोई बात नहीं, 4 घंटा करिए, पर एकदम ज़ीरो ना हो कि आप एक दिन मन नहीं किया, नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना है इस तैयारी में। बाकी मेरे साइड पे मैं पहले जब मतलब शुरू किया था तैयारी तो 7 से 8 घंटे पढ़ता था। फिर जैसे जैसे मुझे लगा कि अब एग्ज़ाम मतलब मुझे समझ में आ गया है पैटर्न, तो थोड़ा बहुत कभी कम ज़्यादा पढ़ाई हो जाती थी, पर कंसिस्टेंसी रहती थी। पढ़ाई के अलावा कोई और रुचि आपकी? हाँ, मेरी रुचि में कविता लिखना, खाना कविता जरूर एक सुना दीजिए, क्योंकि वो कविता आप सुनाइए जो कोई आपके मोटिवेशन किया है, जब आप कभी डिमोटिवेट होते थे तो उस समय आप याद करते थे। ये कविता मैंने खुद लिखी थी क्लास 12th में जब था मैं, कि तुम हारे हुए से क्यों हो, क्या जंग खत्म हो गई है। क्या बात है। तुम खुद से
नाराज क्यों हो, क्या उम्मीदें थम सी गई हैं? तुम हताश क्यों हो, तुम निराश क्यों हो, तुम पहले से ज़्यादा उदास क्यों हो? क्या बात। कल फिर सवेरा होगा, उम्मीद मत छोड़ो, तुम फिर शिखर पर होगे, अपना ख्वाब मत तोड़ो। क्या बात। कर्म पथ पर चलते रहो, तुम्हारा परचम लहराएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब फिर तुम्हारा राज आएगा। नाकाम कोशिशों में कामयाब होने की खोज करो, नाकाम कोशिशों में कामयाब होने की खोज करो, किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही अपनी होड़ क्या करो। बात है, क्या बात। हौसला कम न होने दो, हौसला कम न होने दो, उसमें थोड़ी और मिठास भरो। अपने मुरझाए हुए इरादों में एक नई आस भरो। रखो विश्वास खुद पर, तुम्हें करके दिखलाओगे। जमी ही नहीं आसमां तक नाम रोशन कराओगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि हिंदी एक ऐसी है जिससे संवेदना कनेक्ट होती है आपकी, और भाषाएं जितनी हैं केवल आप पढ़ते हो पास होने के लिए, तो आपने हिंदी को कनेक्ट किया, इससे आपको लगता है कि कंपटीशन में कितना मदद मिली आपको? बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने हिंदी साहित्य ही ऑप्शनल रखा था, तो जनरली आईएएस की तैयारी में बच्चे पहले तो बहुत ज़्यादा अपने ऑप्शनल के साथ ही स्ट्रगल करते हैं, तो जीएस में टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैंने हिंदी रखा तो मैं उससे बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाता था, तो मुझे बहुत जल्दी चीज़ें याद होती थी, कविताएं, कहानियाँ सब बहुत अच्छे से समझ आती थी, और उसमें जो मूलभूत भावना होती है लोगों की, आसपास की हर प्रकार की वो संवेदनाएं, वो भावनाएं उसमें मौजूद हैं। तो इससे बहुत आसान हो गया था वो सब्जेक्ट मेरे लिए, और मेरे पिताजी उसके टीचर भी हैं, तो उनसे भी मुझे मदद हिंदी मिली। मीडियम वाले बहुत डर जाते हैं, आपका मीडियम क्या था? मेरा मीडियम ऐसे जीएस का इंग्लिश था, बाकी ऑप्शनल हिंदी था, और लेकिन हिंदी में PCM था इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ 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 हम्म? हाँ। आप हैं प्रखर जी, कितनी बात करें, भीड़ लगी है, लोग अभी बात इनसे करना चाहते हैं। आज ये आइकान बन चुके हैं। जो आज के बच्चे जो डरते हैं, हिंदी मीडियम के हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है, वो लोग सोचते हैं दिल्ली आखिर कैसे जाएंगे। लेकिन दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, आप प्रयाग तक जाइए, प्रयाग भी ना जाइए तो घर पर रह के आपके डिजिटल गैजेट्स इतने आ गए हैं कि आप करना अगर चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे सामने प्रखर जी प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ढेर सारी शुभकामना सर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।